मिनिमम टैक्स पे करेंगे। AMT 115JC है इसका सेक्शन नंबर, इसका है 115J। ऑल एसएससी अदर देन कंपनीज क्या है भाई आपका, जो ये अप्लीकेबिलिटी किस पे है, कंपनीज के बीच में जो DTA मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से परे हो, मतलब उसको आपका देना पड़ेगा 15%। ठीक है, पहले 18.5% था, अब आपका कितना हो गया है 15.5% हुआ। अब देखो एक चीज आएगी आपके पास, पहले इसी को समझ लीजिए इस केस को। शायद कलर दिखेगा नहीं, दिखाई दे रहा है भाई आप लोगों को, स्क्रीन ना दिख रहा है तो बोर्ड का। ठीक है, बुक प्रॉफिट है ना, वो आपका मान लीजिए कि 10 लाख रुपए आया, बुक प्रॉफिट आपका 10 लाख रुपए। कितना बन गया, 1,50,000 रुपये बन गई उसकी जो अपने अकाउंटिंग अपनी बुक्स कितना दिखाती है, बुक्स कितना दिखा रही है, यानी आपके अकाउंट से कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपका कितना दिखा रही है, तो वो कितना आया 1,50,000 रुपये कंपनीज के केस में है ये। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आया, आपने देखा कि टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की आफ्टर ये सब डिडक्शन वगैरह वगैरह, क्या हुआ, वही बच्चे। उसके बाद क्या भाई, जैसे दूसरा आपने निकाला एज पर दी इनकम टैक्स सारे डिडक्शन एज एग्जाम्पशन और रिबेट लेने के बाद, तो वो जो आपकी टैक्स लायबिलिटी आई वो मान लिया आपकी आ गई 1,20,000 रुपये। आपने अभी क्या पढ़ा है 115J के अकॉर्डिंग कि आपको कम से कम 15% बुक वैल्यू का आपको देना ही होगा। तो कौन सी टैक्स पे करोगे आप, 1,20 या 1,50, बता क्या पे करेगी मीनू मनीषा, 1,50,000। आपने क्या कहा, ये टैक्स आपके ना 1,20,000 रुपये आफ्टर अलाउेबल एक्सपेंसिव डिडक्शन सब करने के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी आ गई। कौन सा पे करोगे, 1,50,000 रुपये। ठीक है, लेकिन आपने देखिए ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है इस ईयर, जबकि आपके प्रॉफिट आपके मतलब इसके टैक्सेबल प्रॉफिट आपके कम थे। अब इसकी ना गवर्नमेंट क्या, जो इनकम टैक्स एक्ट क्या करता है, आपको 15 असेसमेंट ईयर तक इसकी क्रेडिट देता है। मतलब आप ये जो 30,000 का जो डिफरेंस है इसको आप आने वाले टाइम पीरियड में आप एडजस्ट कर लेना। बात समझ में आई भाई आपको ये, हाँ जी स्टूडेंट, आई है समझ में, नहीं भाई, हाँ जी। देखो क्या था, ये जो आपका है, ये जो आपका मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है 115J के अकॉर्डिंग हर एक कंपनी को देना पड़ता है, जिसमें DTA AMA एग्रीमेंट में नहीं है, 15% देना पड़ेगा। अमाउंट कौन सा पेबल होगा, नॉर्मल टैक्स रेट जो भी है आपके पास, और आपके पास मैट विच एवर इज हाइयर, जो भी ज़्यादा हुआ वो आपने भी देखा 1,50 बना था उसके अकॉर्डिंग 1,20 बना था, तो ज़्यादा था 1,50 वो पे करना पड़ा। लेकिन यस बट यूटिलाइज अप टू एक्सटेंट ऑफ मैट नेक्स्ट ईयर। देखो आपने देखा कि 30,000 रुपये ज़्यादा पे कर दिया, 30,000 ज़्यादा पे किया है ना, तो मैट को यूज़ कर लो अगले साल, तभी पूरा नहीं हो रहा तो अगले 15 साल तक आप ले सकते हो। मैट की जो आपको वो लेनी है क्रेडिट को आपको वो लेना बेनिफिट लेना, 15 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आई भाई बात समझ में सभी को, ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट, ओके। उसके बाद आया दूसरा आपके पास AMT 115JC, सिर्फ और सिर्फ उनको देना है, मतलब कंपनी को छोड़ के दूसरे जो आपके रहे, जैसे आपके पास आ गया HUF आ गया, पार्टनरशिप फर्म आ गई, वो दूसरे क्या बोलते हैं AOP हो गई, AOI आ गया, ये सब इसमें पे करेंगे। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, इफ एडजस्टेड इनकम अप टू 20 लाख आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 20 लाख से ऊपर है तो आपको देना पड़ेगा। 20 लाख तक तो आपको ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन 20 लाख से ऊपर हो गया तो आपको AMT पे करने का। किस तरीके से, जो आपकी नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट होती है और जो आपका AMT होता है जो भी हाइयर होगा, और आपको क्या मिल जाएगा, इसको यूटिलाइज कर सकते हो 15% 15 असेसमेंट ईयर। आया भी समझ में?
हाँ जी आया स्टूडेंट ऑनलाइन, आपको समझ में आया क्या? क्या बताऊं? 15 पर इसका नॉर्मल टैक्स ले जो आपकी है, जैसे आपकी इंडिविजुअल है तो आपका 0 से 2.5 लाख तक 0, उसके बाद 2.5 लाख से है तो उसके आगे, तो वो उस नॉर्मल टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा। कंपनीज का सिंपल सा है 30% टैक्स देना होता है, तो 30% का अगर जो भी अमाउंट है वो पे कर देगा। ठीक है, एक आपने क्या पढ़ा है 115J और एक आपने क्या पढ़ा है 115JC। ठीक है, ये किसके लिए है? कंपनीज। और किसका है? मैट का। ये क्या अदर देन कंपनीज लिख लो बस आप, अदर देन, इसमें डबल टैक्सेशन नहीं आया। और इसका सेक्शन, इसका क्या है? अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। ठीक है, कंडीशन क्या है कि आपको 15% ऑफ बुक प्रॉफिट और नॉर्मल स्लैब रेट क्या आएगा? विच एवर इज हायर, वो पे करना पड़ेगा। क्या क्रेडिट को यूटिलाइज किया जा सकता है? तो आंसर क्या आएगा? यस यस। और कितने के लिए? 15 असेसमेंट ईयर के लिए आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसी में आया आपके पास AMT, इसमें क्या है 20 लाख, 20 लाख से ऊपर ज़्यादा आपकी इनकम होनी चाहिए, 20 लाख तक आपका एग्जाम्प्ट है। और कंडीशन वही आपके पास 50% ऑफ जो भी आपकी इनकम आई उसके अकॉर्डिंग। और इसमें क्या आएगा? नॉर्मल टैक्स स्लैब और आपका 15%, वही आपका विच एवर इज हायर। और फिर आपने क्या लिखा था? क्या इसको यूटिलाइज कर सकते हो? यस। कितना आया? कोई डाउट है भाई स्टूडेंट आपको? ठीक है, ये देखो आपके पास वही चीज़ आई कि अगर नॉर्मल रेट टैक्स अमाउंट पेबल अगर इससे ज़्यादा है तो मैट से ज़्यादा है, कम है तो मैट देना पड़ेगा। अगर आपका मैट ज़्यादा है तो मैट पे करना पड़ेगा, और अगर ये ज़्यादा है तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? नॉर्मल रेट से। ठीक है, उसके बाद है कि मैट का जो क्रेडिट है, जैसे इसमें लिखा कि 4 लाख है, ये 3 लाख है, तो कितना पे करना पड़ेगा? 4 लाख पे करना पड़ेगा। 1 लाख का बेनिफिट आने वाले टाइम में मिल जाएगा, 15 साल तक आप इसका ले सकते हो। कुछ आपने पढ़ा था अलाउेबल एक्सपेंसेस, अब एक वही चीज़ आ गई, कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हो जिसको डिसअलाउ करता है। ठीक है, नो डिडक्टेबल। उसने एक्स्ट्रा पे कर दिया, हाँ तो अब आगे उसको मतलब टैक्स कम देना पड़ेगा फिर? हाँ, आगे का वो ले लेगा, क्रेडिट ले लेगा। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? आपको क्या लगता है क्यों करती है गवर्नमेंट ऐसा, या इनकम टैक्स एक्ट ऐसा क्यों करता है? गवर्नमेंट इसलिए करती है ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बने रहे। समझे बात को? कि अगर मान लो इससे कम भी आए तो हाँ वो कैसे मैनेज करेंगे? तो आने इस टाइम मतलब इतना रेवेन्यू तो आए कम से कम, कि इतना गवर्नमेंट के रेवेन्यू मेंटेन से रहे, एकदम से डाउनफॉल चले गए तो कैसे मैनेज होगा? ठीक है, उसके बाद आए आपके पास कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस जिसको अलाउेबल एक्सपेंस। देखो अब ये क्या है, आपने पॉलिटिकल पार्टी के प्रमोशन के लिए एक्सपेंसेस दिए, इनकम टैक्स कहता है नहीं अलाउेबल एक्सपेंसेस नहीं है। प्रॉफिट कम कर दिए थे, वापस ऐड कर दो। पेमेंट आउटसाइड इंडिया बाय द NSSC, कोई आउटसाइड पेमेंट कर रहे हो वो भी इनकम टैक्स अलाउड नहीं करता, वापस ऐड करो। ठीक है, कोई कैपिटल लॉस हो गया वो इस हेड में आपका अलाउेबल नहीं है, कैपिटल लॉस इसमें आपका अलाउेबल एक्सपेंसेस नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है इसमें, कहाँ जाएगा? आगे जाएगा कहीं जाता होगा तो। ठीक है, डोनेशन हो गया, गिफ्ट हो गया, जो भी आपका बिजनेस से रेलेवेंट नहीं है आपको क्या करेगा? ऐड करना पड़ेगा, यानी डिसअलाउेबल एक्सपेंसेस। या कोई पर्सनल एक्सपेंसेस है वो भी आपका अलाउेबल एक्सपेंसेस नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं करता। ठीक है, इनकम टैक्स ऑफ रिक्विजिस्ट पर जो इनकम टैक्स आप पे कर रहे हो वो भी ये अलाउड नहीं करेगा। रिक्विजिस्ट मतलब जो आपको फैसिलिटीज दी है उस पर आप टैक्स पे कर रहे हो तो वो टैक्स आपका अलाउेबल एक्सपेंसेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कुछ और एक्सपेंसिव डिडक्टेबल इन सर्कमस्टांसेस, जो अगर कुछ हो एक्सपेंसिव नॉट डिडक्टेबल, कुछ मतलब स्पेसिफिक आपके ऐसे हो कि कोई केस हो जैसे एक्सीडेंट हो गया हो, कुछ और हो गया हो, उसमें आपने एक्सपेंसिव किया तो वो भी ये अलाउेबल एक्सपेंसिव नहीं मानेगा। समझ रहे हो ना बात को? कि मतलब कोई मिस हैपनिंग हो गई ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ इस तरीके की हो गया तो भी आपका नहीं मानेगा। ठीक है, प्रोविजन ऑफ ग्रेजुएटी फंड, देखो
ग्रेजुएटी अगर आपने पे की है ग्रेजुएटी तो एक अलाउेबल एक्सपेंसेस हो गया है, लेकिन अगर आपने उसका प्रोविजन बनाया है तो आपका उसका अलाउेबल एक्सपेंसेस नहीं होगा, ठीक है। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन अनरिकॉग्नाइज्ड फंड, ये भी आपने देखा था, याद है ना, आपने पीछे पढ़ा था जब आपने सैलरी एड में पढ़ा था कि अनरिकॉग्नाइज्ड फंड में अगर पैसा डालते हो तो वो भी आपका अलाउेबल एक्सपेंसेस नहीं है। हाँ जी, आया समझ में ये ऑनलाइन स्टूडेंट? ओके, अब अगला अगला हेड आ गया कैपिटल गेन। क्या होता है? कैपिटल एसेट्स क्या होती है? कैपिटल ग्रेजुएटी, ग्रेजुएटी का मतलब होता है कि जब कोई एम्प्लॉई किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है तो मिनिमम अगर 5 साल करता है तो उसको मतलब एक एज ए रिवार्ड कि आपने हमारे लिए काम किया, तो उसके एक रिस्पेक्ट के रूप में, ओनर के रूप में हम उसको कुछ पैसा देते हैं, क्योंकि वो कुछ एक कंडीशन बेस होता है कि लास्ट मंथ की सैलरी उसका 15 डिवाइड में 26, वो डिपेंड करता है कि कौन सा एम्प्लॉई है किसके अंडर आता है। हाँ, अगर आप चला जाए ग्रेजुएटी मिलेगी, हाँ ग्रेजुएटी मिलेगी, ठीक है। कैपिटल लॉस भी नहीं है सर इसमें अलाउड? नहीं, कैपिटल लॉस यहाँ अलाउड नहीं है, पीजीपीपी में कहाँ होगा, वो इसमें होगा, ठीक है। आगे देखो, अब आपके पास आया क्या, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब हुआ, सर आपने इसमें क्या कह रहे हो? सर आपने इसमें प्रेजेंटिव जो ये पहले वाला मैथ से पहले वाला टॉपिक था ना, ये नहीं करवाया आपने? करवाया था प्रिजम्पटिव इनकम, उस दिन करवाया था आपको, याद करो। 14(4)AD, 14(4)ADA, 14(44)ADE, याद करो, कराया था। आ जाएगा आपको रिवाइज करोगे तो, कि ये आपका रेजिडेंशियल के लिए है, आपका इंडिविजुअल एचयूएफ ऑफ फर्म जिसका टर्नओवर 2 करोड़ तक है। कुछ याद आया? हाँ भी, हाँ तो इसको रिवाइज कर लेना, नहीं आया तो मैं दोबारा करा दूंगा, ठीक है। एक बार कैपिटल गेन कर लेने दो, ठीक है। हाँ, करना नहीं आया तो फिर मैं करा दूंगा। अब आया आपके पास कैपिटल गेन। सबसे पहले तो आपको ये समझना कि कैपिटल एसेट्स क्या है। यहाँ पर सब कुछ चलता है रूल ऑफ इनकम टैक्स, आपका कुछ नहीं चलता, सब किसका चलेगा? इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स इसको क्या मानता है? तो सबसे पहले कैपिटल एसेट्स क्या होती है, आप अपने तरीके से कहोगे, जो लॉन्ग टर्म के लिए रखी जाती है। लॉन्ग टर्म कितना, ये डिफाइन करता है कि भाई आपका एसेट्स का टाइप क्या है, आपका लॉन्ग टर्म क्या होगा, तो ये यहाँ डिफाइन होगा। शॉर्ट टर्म क्या होगा, देखिए सबसे पहले कैपिटल गेन क्या होता है। कैपिटल गेन का मतलब होता है आप कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो, उससे अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो वो हुआ आपके पास कैपिटल गेन, एक्सेस में हो रहा है, और कम पे कर रहे हैं, कब रिसीव हो रहा है तो कैपिटल लॉस हो गया। कैपिटल एसेट्स क्या होती है, देखिए क्या होती है। कैपिटल एसेट्स का मतलब होता है जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, लीज होल्ड राइट्स, मशीनरी, ज्वेलरी, ये सब आपकी क्या है, आ जाओ, कैपिटल एसेट्स, ठीक है। उसके बाद है इसमें कैपिटल एसेट्स में क्या क्या नहीं आएगा। देखिए पहले तो क्या क्या है वो देख लीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, क्या है लैंड एंड बिल्डिंग? आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। व्हीकल आपकी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। पेटेंट आपकी क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स हो गई। ट्रेडमार्क क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। लीज होल्ड राइट्स, ये भी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स हो गई। मशीनरी मूवेबल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी मूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो इसके क्या क्या एक्सेप्शनल है, किसके? कैपिटल एसेट्स के। फर्स्ट थिंग है कि स्टॉक इन ट्रेड, मूवेबल प्रॉपर्टी है आपका, बट क्या है आपका पीजीपीपी में आ गया, यहाँ आपका आएगा ही नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, पीजीपीपी में आपके पास आ गया है। मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि पर्सनल गुड्स हो गए, क्लोथ्स हो गए आपके, ठीक है, फर्नीचर हो गए, पर्सनल यूज के लिए, ये सब आपकी कैपिटल एसेट्स नहीं आएगी। लेकिन इसमें ये सब चीज़ें आपकी कैपिटल एसेट्स आएगी जो आपकी मूवेबल है और पर्सनल भी है। जैसे आपने ड्राइंग बनाई हुई है और ड्राइंग को आपने बेच दिया और उससे पैसे आए, सारा का सारा कैपिटल गेन, ठीक है। पेंटिंग हो गया, वो भी अगर आपने बनाई है या खरीदी है तो वो निकल जाएगा, नहीं तो पेंटिंग भी आपके लिए क्या होगा, एक आपकी कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। ज्वेलरी आपकी हो गई, कोई आर्ट बुक है और आर्कोलॉजिकल जैसे कलेक्शन हो गया, उसको आपने सोल्ड आउट किया तो वो भी आपके लिए कैपिटल एसेट्स हो गई। ये बात समझ में आ गई? हमने पढ़ाया कि क्या क्या है,
तो उसमें आपने पढ़ा कि मूवेबल प्रॉपर्टी जो पर्सनल यूज़ के लिए होती है वो आपकी कैपिटल एसेट्स नहीं है, लेकिन उनके एक्सेप्शनल है जो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ हो सकती है और कैपिटल एसेट्स होगी। तो आपने देखा ड्राइंग है, पेंटिंग है, ज्वेलरी है, आर्ट बुक है, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन है, तो ये सब आपके क्या है, कैपिटल एसेट्स हो गई। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? जैसे ड्राइंग नहीं बनाई आपने, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग, उसे जो पेंटिंग बनी आपकी या ड्राइंग की आपने, तो वो सब आपकी क्या कैपिटल एसेट्स होगी। ठीक है, बोल दिया करो भाई सब बोलने के बाद। ओके, अब देखो कंडीशन क्या है, एक और बात देखिए, एग्रीकल्चर लैंड किस में आ गई थी, एग्रीकल्चर में आ गई थी, छोड़िए इसको, है होएगी नहीं इसमें। एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया कैसे है, कैपिटल एसेट्स है या नहीं, एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं, हो गया नहीं, एग्रीकल्चर लैंड है, कैपिटल एसेट्स है या नहीं, अरे है, वहाँ पढ़ा नहीं था आपने कि अगर आप उसको बाइंग एंड सेलिंग करते हो एग्रीकल्चर लैंड की, तो उससे जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो आपकी कैपिटल लॉस या कैपिटल गेन होता है। स्टूडेंट समझ में आ रही है बात मैं क्या बता रहा हूँ? कैपिटल देखो आप अपनी ज़मीन बेचते हो, घर पे अपना खेत बेचते हो, तो आपने देखा होगा कि उसके रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट बनते हैं, वो ऑलरेडी टैक्सेबल होता है कि इतना आपने कैपिटल गेन किया है, इस पे हुआ है, तो आपका टैक्सेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी वहाँ पर। एग्रीकल्चर लैंड कब मानी जाएगी, देखिए अगर आपकी पॉपुलेशन 10,000 से कम हो, ग्रेटर देन 10,000 बट बिलो 1 लाख, मतलब आपका क्या है, 10,000 से ज़्यादा और 1 लाख तक की अगर आपकी पॉपुलेशन है, तब क्या है, कंडीशन क्या है, लोकल लिमिट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी और आपका जो क्या है, कंटेनमेंट बोर्ड 2 किलोमीटर के एरिया अंदर नहीं होनी चाहिए। देखिए आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है रूरल एरिया में है, मतलब आपकी एग्रीकल्चर लैंड है वो आपके यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा, लेकिन कैसे, अगर आपकी पॉपुलेशन 10,000 है और आपकी और 1 लाख तक है आपकी पॉपुलेशन, अगर आपकी म्यूनिसिपल वैल्यू, जैसे कि आप रोहतक में हो, रोहतक में म्यूनिसिपल कमेटी कहाँ तक आती है, तो उसके 2 किलोमीटर आप छोड़ दीजिए, उसके बाद की जो है वो एग्रीकल्चर लैंड उसमें चली जाएगी, कैपिटल गेन में नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है, अंदर नहीं होनी चाहिए। पॉपुलेशन अगर 1 लाख है और 10 लाख तक है तो 6 किलोमीटर आ गई आपके, 8 किलोमीटर आपके पास है, 8 किलोमीटर में आएगी आपके पास। उसके बाद क्या पॉपुलेशन आपकी क्या गेट नहीं, ये 6 किलोमीटर ही है आपके पास। देखो हाँ, पहले तो आपके ये होता है कि 10,000 से आपकी कितनी हुई, 1 लाख तक, तो 2 किलोमीटर की हो गई। और अगर आपने लिखा कि 1 लाख से 10 लाख है तो 6 किलोमीटर, और 10 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर गई है तो 8 किलोमीटर, तो आपकी एग्रीकल्चर लैंड में मतलब नहीं आएगी। मतलब ये क्या कह रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड कब मानी जाएगी, अगर 2 किलोमीटर से बाहर है तो एग्रीकल्चर लैंड हो जाएगी, नहीं तो फिर उसकी दूसरी कैटेगरी बन जाएगी। बात समझ रहे हो, मतलब जैसे इसके अंडर आ जाएगी म्यूनिसिपल में, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। तो ये यहाँ पर डिफाइन ये किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर जो लैंड है वो कौन सी मानी जाएगी। तो कंडीशन ये थी कि अगर आपकी पॉपुलेशन आपके एरिया की 10,000 है या 10,000 से ज़्यादा है और पॉपुलेशन 1 लाख तक है, तो जो म्यूनिसिपल कमेटी जो बनती है शहरों में, तो उससे 2 किलोमीटर के बाहर होनी चाहिए उसके एरिया से, और 1 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 6 किलोमीटर के बाहर होनी चाहिए, और अगर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो 8 लाख किलोमीटर से। ठीक है, हाँ जी, तो ये है आपकी, तब एग्रीकल्चर लैंड आपकी मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके, जैसे 6.5% गोल्ड बॉन्ड जो आपने बनाए 1977 में गवर्नमेंट ने इशू किए हुए हैं, 7% गोल्ड बॉन्ड, जैसे गोल्ड बॉन्ड जितने भी है सारे के सारे कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। ठीक है, स्पेशल बियरिंग बॉन्ड ये भी आपके पास है, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एसेट्स मानी जाने वाली है, आपने इन्वेस्ट कर रखा है। गोल्ड डिपॉजिट आपने कर रखा है जो आपके इशूड बाय गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1990, मतलब जितने भी बॉन्ड है गवर्नमेंट के जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल एसेट्स का काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद है सेल्फ जनरेटेड एसेट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास कि जो खुद से जनरेट की, लाइक जैसे पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया आपके पास, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, इनकी पहली बात तो सेल्फ जनरेट एसेट्स की आपसे पूछा जाए कि कॉस्ट क्या मानी जाएगी, तो याद रखना 0, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। यानी अगर आपने किसी को पेटेंट बेच दिया तो उसे जितना भी आपने पैसा आया सारा का सारा कैपिटल गेन होगा। ठीक है, क्या बताया आपको, जो सेल्फ जनरेटेड एसेट्स है उसकी कॉस्ट नील होगी, जैसे आपकी गुडविल हो गई, टेनेंट राइट हो गया,
राइट टू प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग, कुछ भी प्रोडक्शन करने का राइट ले लिया, पेटेंट, ये सब चीज़ें क्या है आपके लिए, इसकी कॉस्ट जीरो, सारा का सारा पैसा कैपिटल गेन होगा। डिपेंड करेगा कौन सा है वो इनकी उस पर। कैपिटल एसेट्स के देखिए टाइप देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होती है, शॉर्ट टर्म होती है, दोनों तरीके का कैपिटल गेन होगा। लॉन्ग टर्म में दो, मूवेबल इमूवेबल। मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपके पास 30 मूवेबल 24 मंथ तक है आपके पास, 24 मंथ के से ज़्यादा है तो आपकी आएगी क्या, लॉन्ग टर्म में। और इमूवेबल प्रॉपर्टी 36 मंथ। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी अगर 24 महीने से कम आपके पास रही तो क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी 36 मंथ से ज़्यादा कम रही तो आपके पास क्या होगी, ये आई भाई समझ में आपको? हाँ स्टूडेंट, मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे आपके पास कार हो गई, आपके पास मतलब फर्नीचर आपका आएगा, पर्सनल यूज वाला नहीं आएगा, दूसरा आपका फर्नीचर आएगा, ऑफिस फर्नीचर जैसे हो गया आपके पास, तो आपकी कैपिटल एसेट्स मानी ली जाएगी। तो वो तो होगी आपके पास 24 मंथ्स, ठीक है। 24 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म, 24 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म। किसमें, मूवेबल के केस में। इमूवेबल के केस में क्या है आपके पास, 36 मंथ यानी 3 इयर्स 36 मंथ है से ज़्यादा है तो आपकी लॉन्ग टर्म, और उससे कम है तो शॉर्ट टर्म होगी, ठीक है। हाँ जी, ये था, लेकिन इसके भी एक्सेप्शनल है भाई। क्या क्या है, जैसे कोई आपके इक्विटी शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ठीक है, तो इनकी मानी जाती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की तो 1 ईयर की, वहाँ पर वहाँ 2 ईयर 1 ईयर नहीं चलेगा, इनका क्या चलेगा 1 ईयर का। अगर 1 ईयर से कम है तो शॉर्ट टर्म आपका होगा, और इससे ज़्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म हो गया। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यूटीआई म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड, ये सब आपके क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं कि भाई अगर एक साल से कम है तो शॉर्ट टर्म, अदरवाइज लॉन्ग टर्म। पहले तो आप अपने माइंड में क्लियर कीजिए कि कौन सी चीज़ कब शॉर्ट टर्म होगी, कब लॉन्ग टर्म। सबसे पहले आपने पढ़ा कि नेचर ऑफ द एसेट्स मूवेबल है या आपकी इमूवेबल है। मूवेबल अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो 24 मंथ का केस लगेगा, 24 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म, और 24 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म। इमूवेबल के केस में 36 मंथ का, 36 मंथ से ज़्यादा हो गई तो लॉन्ग टर्म, और 36 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म हो गया, है ना। और इसके भी आपने पढ़ा कि एक्सेप्शनल जो आपने पढ़े कि जैसे आपके पास इक्विटी शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, इनका केस क्या है 1 ईयर का, 1 ईयर से कम शॉर्ट टर्म, और 1 ईयर से ज़्यादा। तो ये आपने डिफाइन कर लिया अभी तक कि गेन कैसे होगा, शॉर्ट टर्म कब होगा, लॉन्ग टर्म कब होगा। कैपिटल एसेट्स आपने डिफाइन कर ली कि कौन कौन सी होगी, है ना। अब कौन सी आपकी एग्रीकल्चर लैंड होगी, तो वो सब आपने अभी तक डिफाइन कर लिया है। ओके, आगे देखिए टैक्स कैसे लगता है, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखिए दोनों रेट है, 10% भी लगती है, 20% भी लगती है। कुछ याद है नहीं मैम, किस नहीं लगती है, कैसे कैसे क्या होता है? सुनील पता है टैक्स रेट, पढ़ा है तो ना टैक्स, बता तो कितना क्या लगता है। शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो तो कंडीशन होती है ना, 10, 20, 15 कुछ ऐसा होता है, बता। और भी कोई कंडीशन होगी? लॉन्ग टर्म पे आपने क्या कहा 10% और शॉर्ट टर्म पे 20%, तो कुछ और बता इसमें बारे में। चलो ठीक है, देखो भाई आपका जो टैक्स का टाइप है और क्या कंडीशन है और एप्लीकेबल कितना है, ध्यान से देखना एक बार, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपका। लॉन्ग टर्म जो आपका कैपिटल गेन है, कंडीशन क्या है, एक्सेप्ट ऑन सेल ऑफ इक्विटी यूनिट्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड। इक्विटी पे आपके अलग ही टैक्स रेट लगती है, 20% लगेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, किसका, सेल ऑफ, ये इक्विटी का था, एक्सेप्ट था ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड। कब लगेगा, देखो पहली बात तो 10% और ओवर एंड अबव ₹1 लाख, क्या लगेगा 10%, और कब लगेगा, ओवर आपके 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो गए, ठीक है। आगे कंडीशन क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन व्हेन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जब आपने सिक्योरिटी को बाइंग और सेलिंग की और उस पर जो अपना टैक्स होती है
वो आपने ऑलरेडी आपने डिडक्ट करा लिया हो, या जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस का जो टैक्स है वो पे कर दिया, तब देखिए नॉट अप्लीकेबल है। तब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज एडिड, देखो आपने क्या अभी टैक्स आपने पे नहीं किया, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जितना भी हुआ है आपको ऐड कर दिया जाएगा आपकी इनकम में टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त, और जो भी आपके नॉर्मल टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो भी टैक्स बनेगा उसके अकॉर्डिंग आप पे कर दोगे। यानी आपकी इनकम मानते हुए आपकी जो जीटीआई जब कैलकुलेट कर रहे हो, टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें आप ऐड कर दोगे, और ऐड करके और उस पर टैक्स स्लैब के जो भी जिस भी स्लैब रेट में आया वो आप लगा दोगे। अगर आपका अप्लीकेबल हो गया क्या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15% आपको देना पड़ेगा। दो बातें समझ में आई आपके पास? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स अगर आपने पे नहीं किया तो जो इनकम आई ऐड करके टैक्स लगा दो, और पे कर दिया है तो क्या करो 15%। आया समझ में? अभी आपने क्या पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म पे क्या होता है 20%, लेकिन देखो आपको कंडीशन पढ़ा कि 15% कब होता है। 10, 15 और 20 तीन तरीके की मोस्टली इसमें रेट चलती है। 10% लॉन्ग टर्म के लिए लगती है, देखा आपने। शॉर्ट टर्म के लिए आपकी 20 लगती है, लेकिन अगर आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपने एप्लीकेबल है तो सिर्फ और सिर्फ 15% देना है। ठीक है, आया समझ में भाई? स्टूडेंट समझ में? क्या ये क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एक्सेप्ट, इस पर 10% है, ये 20 कैसे लिख रखा आपने? सॉरी ये भाई एरर है आपकी, ये 10% की रेट होती है आपके लॉन्ग टर्म पे, शॉर्ट टर्म पे आपको 20 होती है, तो ये आपकी 10% की रेट रहेगी यहाँ पर, इसको ठीक कर लेना एक बार। क्या है कि आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आपकी मान लो जो है एक्सेप्ट सेल ऑन इक्विटी के अलावा है, तो आपके 10% से आपको टैक्स रेट देना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ जी, शॉर्ट टर्म का आपका 15% है। भाई चेंज आएगा क्या इसमें कुछ? अब इस पर ना 20% ही है भाई, ये नए के अकॉर्डिंग ही सही लिखा हुआ है कि ये 20% ही है भाई आपका, ये जो है हाँ ये 20 है, न्यू में कुछ चेंजेस आए हैं पक्का। तो ये क्या आपका 20% हो गया आपका, ये किस पे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका ये 20% है, एक्सेप्ट ऑन सेल ऑफ इक्विटी यूनिट्स और इक्विटी ओरिएंटेड फंड आपका 20% ही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये दूसरा है, इक्विटी पे आपका 10% लगेगा, ये है इस तरीके से वो। ठीक है, ओके। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपने देख लिया कि अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपको अप्लीकेबल नहीं है तो जो भी आपने अमाउंट कमाया ऐड कर देंगे इनकम में, लगा देंगे टैक्स, और अप्लीकेबल है तो 15% दे दो। ठीक है, 10 भी हो गया है इसी पर, सिक्योरिटी में 20 भी हो गया है और 15 भी हो गया है। ठीक है, देखा आपने क्या पढ़ा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर इक्विटी शेयर पे आप पे कर रहे हो तो आपको देना पड़ेगा 10%। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अप्लीकेबल है तो ऐड कर दो इनकम में, लगा देंगे, और आपका ये अप्लीकेबल है तो 15%, नहीं है तो ऐड करो, है तो आपको 15% से पे करो। ठीक है, अब एक बात आया टैक्स ऑन इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड। देखो ये तो ठीक है कि आपने इक्विटी को ट्रांसफर किया, जैसे आप करते हो कि अब बाइंग एंड सेलिंग की आपने सेकेंडरी मार्केट की ट्रीटमेंट है, तो उससे जो प्रॉफिट कमाओगे तो उस पर जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो उस पर जो आप टैक्स दे रहे हो, वो आप जो इनकम हुई आपको वो आपका क्या हुआ? कैपिटल गेन सेल करने से। डिविडेंड आपकी इनकम होती है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो, तो वो आपका रेवेन्यू इनकम। एक तो इनकम गेन कब होता है? जब आप उसको ट्रांसफर कर देते हो, ओनरशिप ट्रांसफर कर देते हो। पहले तो इस चीज़ को समझिए यहाँ पर। ठीक है, अब इसका क्या है कि ये था कि अगर 11 जुलाई 2014 से पहले है या बाद में, तो देखिए फ्रॉम इफेक्टिव फ्रॉम 11 जुलाई आपके 2014 और आपका बिफोर 10 जुलाई नहीं 2014, मतलब 10 जुलाई तक 2014 तक क्या रेट था। आपने तो अभी ये याद रखना, ये याद ही नहीं रखना वैसे। देखिए क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डेट फंड है आपके पास, तो क्या लगेगा? एट टैक्स स्लैब रेट ऑफ द इंडिविजुअल, ऐड करो टैक्स स्लैब के रेट के अकॉर्डिंग आप पे कर दो, किस में आपके पास आता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म है तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन दे दो। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है?
लॉन्ग टर्म का मतलब क्या था, एक ईयर से ज़्यादा, एक ईयर से आपका ज़्यादा। इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है, इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है, आज की करंट वैल्यू निकालना। जैसे जब आपने परचेज किया तो उसकी वैल्यू थी 10,000 रुपये और उस वक्त मान लो इंडेक्स था 100, आज का इंडेक्स मान लो है 500, तो उस वक्त के 10,000 आज के कितने हो गए हैं, इससे क्या करोगे 5 गुना हो गए ना, समझ रहे हो बात को। पहले थे आपके 100, अब आपके इंडेक्स कितना हो गया है 500, तो आप उससे 5 गुना वैल्यू हो गई है। तो ये 10,000 रुपये कितने हो गए हैं, 50,000 रुपये के बराबर। समझ में आ रहा है बीजीसी मैम आपको कि 5 गुना आपका अमाउंट हो गया है। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, अगर डेट फंड है तो शॉर्ट टर्म है, तो आप लॉन्ग टर्म था तो आपने देखा कि एट 20% विद इंडेक्सेशन, और आपके पास लॉन्ग टर्म है तो 10% दे दीजिए विदाउट इंडेक्सेशन, ठीक है। 10% तो क्या दिया विदाउट इंडेक्सेशन, और 20% विद इंडेक्सेशन विच एवर इज लोअर, जो भी आपको लगे जिसमें आपको बेनिफिट है वही देखो जो आपके हाथ में, आप किसी पर दे दीजिए, या ये दे दीजिए तो ये दे दीजिए। इसमें इसी में ऑप्शन आया ना आपके पास, इसमें तो क्या था कि आपको 20% से विद इंडेक्सेशन देना होगा, इसमें आपको जिसमें बेनिफिट है उसमें दे दीजिए। समझो इस बात को। अगर 11 जुलाई 2014 क्या है से बाद में है तो क्या है आपके पास 20% विद इंडेक्सेशन, पहले है तो या तो 10% दे दीजिए विदाउट इंडेक्सेशन, या फिर क्या दे दीजिए 20%। क्योंकि इंडेक्सेशन क्यों की गई आपको ये मैं बताता हूँ कि 1981 को बेस ईयर माना गया था इनकम टैक्स में। अब आपने कोई प्रॉपर्टी मान लो 1981 में ले लिया गया, ठीक है, और उसमें आज उसकी वैल्यू क्या है, इसलिए यहाँ उन्होंने रखा कि आप जो भी आपको लेना है वो आप ले लीजिए। अब ना बेस ईयर चेंज कर दिया गया है, 2000 क्या कर दिया गया है 2001 कर दिया गया आपका बेस ईयर, ठीक। 1981 था, और भी आपका जो इंडेक्स ईयर जो माना जाता है वो आपका 100 माना गया 2000 को, 2001 को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब आपका चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखिए। और इक्विटी फंड है तो शॉर्ट टर्म पे 15%, लॉन्ग टर्म पे कोई भी नहीं लगेगा, और बाद पहले था आपका तो 15% शॉर्ट टर्म पे, और लॉन्ग टर्म में इसमें भी कुछ नहीं है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया, हाँ जी 2001, ठीक है। टू 2001, ठीक है, दोनों निकालेंगे। इसको अब स्टार्ट से कर दिया, और करंट इंडेक्स आपको बता देता हूँ मैं कि करंट इंडेक्स कितना हो गया इसके अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जो इस ईयर की इंडेक्सेशन रेट है वो है 2021 को थी 301, 2021 की थी 301। और 21-22 किया 317 भाई, 2021-22 किया 317, ठीक है। बेस जो इंडेक्सेशन वैल्यू है ना, जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो वैल्यू थी कि 2001 में तो क्या था 100 वैल्यू हो गई, और आज वो बढ़ के कितनी हो गई है 2021-22 में वो हो गई 317, यानी जो चीज़ 100 रुपये की थी आज वो 317 रुपये की हो गई है एज कम 2022 में, ठीक है। तो बेस ईयर याद रखना, करंट ईयर का रखना, आप निकालना चाहो तो वैसे दिया होता अगर न्यूमेरिकल आया भी तो भी, ठीक है। तो ये देख लिया आपने कैसे क्या किया है भाई आपका। अभी तक देखो आपने क्या क्या पढ़ा है इसमें, आपने अभी तक पढ़ा है कि कैपिटल गेन क्या होता है। पहले तो कैपिटल एसेट्स आपने डिफाइन की कि क्या क्या चीज़ें होती है। कैपिटल एसेट्स में आपने देखा कि फर्नीचर, वॉल एंड बिल्डिंग, ये सब चीज़ें आई। फिर आपने ये डिफाइन किया कि पर्सनल कि भाई एक्सेप्शनल था कि पर्सनल यूज़ के लिए जो एसेट्स होती है, जैसे अपने कपड़े हो गए, और पर इसके कुछ एक्सेप्शनल दे दिए कि जैसे ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, ठीक है ना। तो ये सब आपके पास क्या है, ये सब आपकी क्या मानी जाएगी कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी, है ना।
फिर आपने पढ़ा कि कौन सी शॉर्ट टर्म है तो कौन सी लॉन्ग टर्म है, तो वो 3 केस बने, एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल, तो वो आपने देखा 24 मंथ्स और 36 मंथ। और इसके अलावा आपके पास 1 ईयर वाले थे, जैसे इक्विटी वाले हो गए, डिवेंचर्स वाले हो गए, जीरो कूपन बॉन्ड हो गए, तो वो 1 ईयर था। फिर आपने इसमें पढ़ा टैक्स रेट की, लॉन्ग टर्म है तो 20% देना है। फिर आपने पढ़ा कि जो इक्विटी पे है तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अगर अप्लीकेबल नहीं है तो आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, और अगर अप्लीकेबल है तो 15% से दो। फिर उसके बाद ये था आपके पास, और आपने क्या पढ़ा, लॉन्ग टर्म कैपिटल और इक्विटी क्या था कि 10% ओवर एंड अबोव अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो, ठीक है। और फिर आपने ये पढ़ा था कि डेट फंड का इस तरीके से था 11 जुलाई 2014, ये याद रखना, ये बेशक आप भूल सकते हो, क्योंकि आप देखिए ना 7 साल हुए हैं, इंडेक्सेशन करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है ना, इसलिए आपके पास आया कि एट टैक्स स्लैब रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल, और आपका लॉन्ग टर्म में एट 20% विद इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन कर दो, यानी 1 साल से ज़्यादा हो गया ना तो उसकी वजह इंडेक्सेशन करके दे दो। इक्विटी में 15%, लॉन्ग टर्म की नील। बिफोर अगर आपने ये थी तो वही था आपके पास टैक्स स्लैब रेट 15%, वो आपका इसी में ही चेंज था बस ये, ठीक है, इसी में एक आपका छोटा सा चेंज था, ठीक है। उसके बाद आया कि कैसे कैलकुलेट होता है आपका, देखो ध्यान से देखिए इस प्रोसेस को। सुनील बता, कैरी फॉरवर्ड कितने साल के लिए होता है लॉस, कैपिटल लॉस? 8 साल के लिए। रेनू मैम नहीं पता, क्यों? फिर सुनील की बात मान ले, चल ठीक है मान लेते हैं सुनील की बात। देखो कैसे कैलकुलेट होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सेट ऑफ का केस, सेट ऑफ क्या होता है प्रीति? प्रीति सेट ऑफ क्या होता है भाई? सर सेट ऑफ जैसे कि कुछ हमारी लाइबिलिटी जिसको हमें पे करना था तो उसको पूरा कर देना, सेट ऑफ कर दिया, जैसे आपने आप प्रॉपर्टी में बताया था। क्या? शाबाश शाबाश, तो पहले गलत बताएगी फिर ठीक ठीक बताएगी। जैसे कि आपने कुछ बताया था कि कुछ हमारा लॉस हो गया तो हम उसको मतलब कि दूसरी हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ कर लेते हैं, फिर कुछ बच गया फिर उसको अगर कुछ फिर भी लॉस बचता है तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं आगे सालों में। ये था तो अगर ऐड से पहले तो हाँ ठीक, आपने बिल्कुल ठीक बताया। अब इसको दोबारा से रिपीट करो। हाँ बस, अब पहले आपने क्या बोला था, पहले आपने क्या बोला था? हाँ तो लाइबिलिटी नहीं है ना, क्या है? लॉस है ना। हाँ तो ये चीज़ ध्यान रखा करो, अभी आप अब जब रिपीट करोगे आ जाएगी ठीक चीज़ें, आपके माइंड में होती आ जाएगी। तो देखो शॉर्ट टर्म के जो लॉस है उसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से पूरा किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म का है शॉर्ट टर्म से भी और आपके लॉन्ग टर्म से भी, लेकिन लॉन्ग टर्म को सिर्फ लॉन्ग टर्म से कर सकते हैं। और बात आई कि कैरी फॉरवर्ड कितने के लिए कर सकते हो, तो आप 8 असेसमेंट ईयर के लिए आप इसको आगे ले जा सकते हो, ठीक है। कैसे देखो कैसे निकलता है, सबसे पहले आपका स्टेप फर्स्ट, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, कितना रुपए आपके पास आया। जैसे आपने लिखा ये लिखा कि आपके पास आया 1 लाख रुपए, ठीक है। फिर देखोगे क्या क्या आपके एक्सपेंसेस है वो निकाल दोगे, डिडक्ट करोगे। एक्सपेंडिचर इनके जो आप इनकर्ड किया वोली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद दी सच ट्रांसफर, कौन से आपने एक्सपेंसेस किए। मान लो आपके ना इसको बेचने में 500 रुपये लग गए, ठीक है, लगा दिए, 1000 रुपये लगा लो ताकि आपको ठीक आ जाए। उसके बाद क्या आया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आपने ये एसेट्स ली थी 50,000 रुपये की, 51,000 रुपये टोटल कॉस्ट आ गई, और कुछ इंप्रूव करने के लिए जैसे आपने 9,000 रुपये आपने और लगा दिए थे, तो इसकी कॉस्ट होगी कितनी, 60,000। तो कैपिटल गेन कितना हो गया शॉर्ट टर्म आपका, 40,000। लगा दो टैक्सेस। हाँ जी, आ गए समझ में स्टूडेंट, समझ में आ गई ये बात, ठीक है। बस इसमें क्या किया, जो भी आपने जितने में एसेट्स को खरीदा था और जितने में बेचा दोनों का डिफरेंस, कुछ पैसा लगाया था वो हटा दो बस, इसमें से आपका सारा खर्चा निकाल के जो भी बेच गया बेच, आपकी प्रॉफिट है ना उसी पे टैक्स लग जाएगा। अब बात आई लॉन्ग टर्म की, इंडेक्सेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी भाई इसमें। सबसे पहले क्या, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, भाई 1 लाख रुपए की एसेट्स आई आपके पास, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए है। फॉलोइंग क्या, पहले तो एक्सपेंडिचर जो भी आपने इनकर्ड किया एक्सक्लूसिव इन द कनेक्शन विद, आपने कहा कि 1000 रुपये लगे थे, ठीक है। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब वही भाई आएगी इंडेक्स्ड वैल्यू। आपने कहा
कि एक जो ये मशीनरी थी ना इधर कितने की 50,000 रुपये की आपने परचेज की थी, लेकिन कब की थी, ये की थी 2001 में। अगर 2005 का है तो 2005 का इंडेक्स आता है यहाँ पे। मान लो मैं एक एज्यूम करता हूँ कि 2005 में जो इंडेक्स था ना वो 150 था, ठीक है, और आज का इंडेक्स कितना बताया था 317, तो जो भी आपकी वैल्यू आई वो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि कोई इंप्रूवमेंट की आपने कॉस्ट लगाई, मान लो 5,000 रुपये लगाई, वो भी ना किस ईयर में लगाई थी, मान लो ये 2005 में आपने खरीदी थी ये, और अब 2010 में लगाई, तब आपका इंडेक्स हो गया था कितना 200, और आज कितना है 317, वो भी आपका इंडेक्स वैल्यू आएगी, ठीक है। तब आपको पता लगेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। और फिर जो रिजल्ट आया उसको फिर क्या होता है, कोई डिडक्शन मिल रही है, एग्जाम्पशन मिल रही है 54EC की, 54F की, 54B की, ये क्या होता है कि अगर डिपेंड करता है कि टी डेवलपमेंट अकाउंट है, रबर डेवलपमेंट अकाउंट है, इन सब की डिडक्शन मिलती है आपको यहाँ पे 54 के अंदर सारे सेक्शन ऐड है, ठीक है। आया भाई कैसे कैलकुलेट होगा, हाँ जी स्टूडेंट, हाँ भाई बताओ, समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। मीनू सर एक बार ये दोबारा बताना। अभी यही तो बात बोलनी थी, पूछने की बात क्यों बता रही, पहले बोल देती। देखो पहले अगर STGC निकालना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालना है, भाई कितने रुपए में आपके एसेट्स की सोल्ड हुई, मैंने अभी लिखा 1 लाख लिखा था, उसमें से जितने एक्सपेंसेस आपने उसको बेचने में लगाए एक्सपेंसेस किए वो, उसकी कॉस्ट कितनी आई वो, और उसको इम्प्रूव करने की क्या कॉस्ट आई, तीनों को घटा दो, आपकी उसका प्रॉफिट आ जाएगा, उस पर टैक्स लगा दो, ठीक है। यस सर। और अगर आपको LTCG निकालना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो क्या करना है आपको, पहले तो जितना अमाउंट आया वो, फिर उसके बाद जो भी आपका पैसा लगा उसको बेचने में उसको डिडक्ट करो, फिर इंडेक्स वैल्यू आएगी यहाँ पर किसकी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की भी, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की भी, जो पैसा आया वो आपके पास अमाउंट है, उसमें से अगर कोई डिडक्शन मिली है, 54 के अंदर आता है सारा सेक्शन, 54A B D G जो भी आपके पास है उनकी डिडक्शन घटा दो, जो पैसा बच गया उसको टैक्स पे कर दो, आ गया, यस सर। ठीक है। ये आया, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हाँ जी एक मिनट रुको बेटा, माइक भी ऑन था, हाँ आप आए थे इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, इस पे था आपका म्यूचुअल फंड और शेयर्स के बारे में थे, है ना। 54B का जो आपका सेक्शन है, देखो ये जो 54 के ना डिडक्शन के सेक्शन है सारे ऑलमोस्ट, ये बहुत सारे हैं, आपको इतना टाइम इन पे लगाने की रिक्वायरमेंट है नहीं आपको, जब तक आपके दूसरे सब्जेक्ट पूरे नहीं हो जाते। जब आपको लगने लग जाए कि भाई अब आपका ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हो गया और आपके पास इनफ टाइम बच गया, तो एट द एंड जब आपका एग्जाम हो तब इनको याद करना है, समझ रहे हो बात को। ऐसे आप याद करोगे फिर निकल जाएगा माइंड में, तो इनको याद करने के चक्कर में दूसरी चीज़ें रह जाएगी, तो इतना अभी टाइम नहीं लगाना इस पर, अभी बस तुम्हें सुनना है, ज़्यादा काम नहीं करना। ज़्यादा था ना वो ऊपर का था कि क्या है, कहाँ से नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, टैक्स ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप में आते हैं, ठीक है, और जो है वैसे ही आएंगे। ये क्या है 54B का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, म्यूचुअल फंड और जो शेयर्स होते हैं उनके जो गेन होता है, जैसे LTCG हुआ है तो उसका टैक्स चार्ज कितना है 10%, अभी आपने पीछे पढ़ा था, ठीक है। और 1 लाख तक का प्रॉफिट पर कोई टैक्स नहीं देना होता, आपने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। और देखो ये सारा इस तरीके से लिखा था, आपने ऊपर सब पढ़ा है कि 1 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं देना, और 1 लाख से ऊपर हो गया है तो 10%, याद है ना, हाँ जी, तो ये बात लिखी थी आपने। उसके बाद ये था 54B की डिडक्शन, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हुए तो अभी टाइम नहीं लगाना कि आप इसको रट्टे मार रहे हो, या क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको टाइम देना है, कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है इन द केस ऑफ सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी दीज एक्सपेंसेस आर डिडक्टेबल फ्रॉम द टोटल सेल्स। देखो ये क्या आया, हाउस प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, याद करो मैंने क्या बताया था कि अगर उसकी सेल करने से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपका कैपिटल गेन होता है, बताया था ना। उसको रेंट पे दे रहे हो तो उसका क्या होगा, आपका इनकम होगी उससे, अदरवाइज पे गेन होगा। तो गेन क्या क्या है कि जैसे आपने कौन कौन से एक्सपेंसेस दे सकते हो, ब्रोकरेज कमीशन दिया तो आपके डिडक्टेबल है, स्टैम्प पेपर है तो भी डिडक्टेबल है, कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है तो भी आपके डिडक्टेबल है,
ठीक है, तो ये आपके एक्सपेंसेस है। और आपके पास आया क्या, शेयर्स के केस में जैसे ब्रोकरेज दिए, एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दिया। याद देखो क्या लिख रखा है, ध्यान से देखो, जो आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो आपका एक अलाउेबल एक्सपेंसेस नहीं है। ठीक है, क्या अलाउेबल एक्सपेंसेस है, ब्रोकरेज कमीशन। ठीक है, फिर आपकी एग्जाम्पशन आ गई, देखो क्या है, एग्जाम्पशन ऑफ सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और परचेज। देखो इसका एक ही रूल है, इतना समझ लो सभी का। हाउस प्रॉपर्टी आपने खरीदी, नहीं सॉरी बेची, हाउस प्रॉपर्टी बेचने से 1 साल पहले और बेचने के 2 साल के बाद अगर आपने दूसरी हाउस प्रॉपर्टी ले ली है ना, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। देखो सुना आपने ये बात, मैंने क्या कही है आपको, मैंने ये बात कही है, आज तारीख कितनी है, कितनी, 12, ये तारीख है ना, इससे 1 साल पहले क्या हो गई, 12/5/21, और इसके 2 साल बाद क्या होती है, 24। आपने आज अगर एसेट्स को बेचा है और इससे प्रॉफिट कमाया है, या उससे पहले आपने एक एसेट्स को परचेज कर लिया था और या इस एसेट्स के बेचने के 2 साल तक आपके पास आपने दूसरी हाउस प्रॉपर्टी ले ली है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, एग्जाम्पशन मिल जाएगी आपके पास। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, मान लो आपने बेच दिया है, तो आपकी जैसी एसेट्स की नेचर है उस तरीके से आपको टैक्स लगाकर आप इसका क्या कर दोगे, टैक्स देना पड़ेगा आपको। स्टूडेंट बात समझ में आई मैंने जो बताई अभी आपको ऑनलाइन, ये मनीषा बता, यस सर। ठीक है, मीनू कोई डाउट है, नो सर। ठीक है, क्या पढ़ा आपने अभी, एक एसएससी सेक्शन 54 की एग्जाम, याद रखना एक इतना ही क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि सेक्शन 54 किस है, जितने भी सेक्शन 54 है ना सारे के सारे एग्जाम्शन से रिलेटेड है। पहली बात 54 की एग्जाम्शन देखो क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक हाउस सेल करके मैक्सिमम 2 हाउसेज परचेज कर सकता है, पहले 2 हाउसेज ले सकता है और कभी 2 ईयर का। हाउएवर जो हाउस प्रॉपर्टी सेल की है उसका गेन 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी आपका हाउस वो भी है आपका, वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ द बेनिफिट, न्यू प्रॉपर्टी परचेज की गई हो, ओल्ड प्रॉपर्टी ठीक है 1 ईयर सेल करने से पहले या आपका सेल करने से 2 ईयर के बाद, मेन कंडीशन है इसकी है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी सेल की गई है उसका जो गेन है आपका वो कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए किया गया हो, तो वह न्यू प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन सेल के बाद को 3 ईयर्स के अंदर हो जाना चाहिए। ध्यान से सुनो क्या लिखा है आपके पास, जो प्रॉपर्टी आपने सेल की है ना उसका जो गेन हुआ है कंस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए किया गया, यानी आपने वो पहली जो बिल्डिंग बेची है ना दूसरी बिल्डिंग बनाने के लिए किया गया। ठीक है, आगे क्या कहता है, तो वह न्यू प्रॉपर्टी की जो कंस्ट्रक्शन है सेल के बाद के 3 साल के अंदर होना चाहिए। 3 साल का टाइम मिला आपके, एक बिल्डिंग बनाई बेच दिया, या आपने एक बिल्डिंग आज बेच दी, उससे 1 साल पहले तक की एक प्रॉपर्टी ली हो या 2 साल के बाद एक प्रॉपर्टी खरीद ली हो। अगर आपने बिल्डिंग बना ली है, मतलब बिल्डिंग बनानी है कंस्ट्रक्शन करना, तो 3 साल का टाइम पीरियड दे दिया आपको कि 3 साल में आपके एसेट्स सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। समझ में आ गई स्टूडेंट, ये क्या बताया आपके पास 54 जो आपका सेक्शन है हाउस प्रॉपर्टी का, कि भाई आपका जो हाउस प्रॉपर्टी है उससे आप बेचकर जो गेन हुआ है उससे 2 हाउसेज ले सकते हो, 2 करोड़ रुपए तक का कैपिटल गेन है तो एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अगर आपने एक नया हाउस ले लिया, 2 नए हाउस ले ली है 1 साल पहले और 2 साल बाद तक, और आपने कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करनी है तो 3 साल का टाइम पीरियड, बना दो सारी प्रॉपर्टी, मतलब पूरा पैसा लगा दो, बने ना बने कोई बात नहीं है, वो पैसा लग जाए उस प्रॉपर्टी में। हाँ जी, आया समझ में भाई स्टूडेंट, ठीक है। आगे देखो क्या हुआ, इफ कैपिटल गेन न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज, तो जो डिफरेंस आएगा उसका 20% का टैक्स डिडक्टेबल होगा। देखो क्या है, इफ कैपिटल गेन ग्रेटर देन न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेज, ज़्यादा है कैपिटल गेन आपका पास ज़्यादा आ गया, मान लो आपने 1 करोड़ रुपए कैपिटल गेन हुआ और आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली, 50 लाख रुपए आया, तो जो डिफरेंस आया 50 लाख उस पर आपको 20% टैक्स की डिडक्शन मिल जाएगी। यानी कितना पे करना पड़ेगा आपके पास, 40 लाख रुपए पर आपको टैक्स देना है। नहीं आई समझ में आ गई है, 1 लाख था, 1 करोड़ था,
1 करोड़ में 50,000 की प्रॉपर्टी ले ली, कितना बच गया? 50 लाख। 50 लाख में 20% डिडक्शन ले लो, कितना बच गया? 40 लाख। 40 लाख पर क्या देना है? आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ट्रांसफ़र का मतलब है, देखो क्या होती है कि आपने सोल्ड कर दी हो, अपना राइट दे दिया हो, मतलब जैसे गुडविल का, पेटेंट का, आपने एसेट्स को कन्वर्ट कर दिया, यानी अपनी पर्सनल एसेट्स को बिजनेस में कन्वर्ट करा दिया हो, जीरो कूपन बॉन्ड उससे पैसा मिल रहा हो तो भी आपकी ट्रांसफर मानी जाएगी, और पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया तो उससे जो एसेट्स आई, तो ये सब क्या आपके पास? कैपिटल एसेट्स। आगे समझ में कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं कि जो डिस्काउंट पे होते हैं और उसको रिडीम किया जाता है एट पर, मतलब उस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं दिखाई जाती। लाइक जैसे 1,000 का बॉन्ड है ना, उसको आपने 800 रुपये में इशू कर दिया और आपको रिडीम कर देंगे 1,000 रुपये पे, तो जो दो डिफरेंस आया वो इंटरेस्ट होता है। ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन, कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, उस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होती। आई बात समझ में? डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोल देते हैं इनको, जीरो कूपन बॉन्ड भी बोल देते हैं। हाँ, डिफरेंस होता है। हाँ जी, फेस वैल्यू से कम पर इश्यू होते हैं, फेस वैल्यू पर रिडीम होते हैं, फेस वैल्यू से ज़्यादा रिडीम नहीं होते, फेस वैल्यू पर रिडीम होंगे। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने निकाले, अगर आपने देखे हो सवर्जन जितने भी बोर्ड निकालते हैं तो वो इस तरीके के होते हैं। ठीक है, ट्रांसफर देखो कौन सी नहीं मानी जाती? HUF, एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर इनटू मेंबर्स, मतलब टैक्स नहीं लगाने के लिए। मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसमें एक मेंबर से दूसरे मेंबर को या कर्ता ने दूसरों को ट्रांसफर कर दिया तो वो आपकी ट्रांसफर नहीं है भाई, उनका राइट था। ठीक है, जैसे अपने होता है जैसे 2 भाई है, प्रॉपर्टी बटती है, उस तरीके से। कोई गिफ्ट है, किसी को गिफ्ट दिया तो भी ट्रांसफर नहीं है। जैसे होल्डिंग कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी को अगर आपके पास जैसे एसेट्स ट्रांसफर किए, दोनों देखो कंडीशन क्या है इसकी कि दोनों कंपनी इंडियन होनी चाहिए और 100% होल्डिंग होनी चाहिए। होल्डिंग सब्सिडी समझते हो ना, एक कंपनी दूसरे को कंट्रोल करे वो होल्डिंग कंपनी होती है, और जिसको कंट्रोल किया जा रहा है वो सब्सिडरी कंपनी होती है। ठीक है, तो अगर उनके पास कोई एसेट ट्रांसफर होती है तो उनको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों इंडियन कंपनी हो और दोनों उसमें जो 100% होल्डिंग हो। ठीक है, ये रहा कैपिटल गेन का 2001, ये लिख ही दिया था इसमें लास्ट में। ठीक है, तो ये था भाई आपका कैपिटल गेन। देखो कैपिटल गेन में काम की चीज़ें क्या हैं। कैपिटल गेन में अब क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। कैपिटल गेन में सबसे पहले कैपिटल एसेट्स किसको मानते हो? फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल और शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है, एक्सेप्शनल क्या है और एक्सेप्शनल के भी एक्सेप्शनल क्या है। जैसे उसमें कहा था कि पर्सनल जो यूसेज की, पर्सनल यूज़ की जो चीज़ें हैं वो आपके एक्सेप्शनल है, लेकिन पर्सनल यूज़ में आ गया, मान लो पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब चीज़ें आ गई। ज्वेलरी आप पर्सनल यूज़ में करते हो, तो ज्वेलरी क्या है आपके पास? क्या कैपिटल एसेट्स है? बिल्कुल है। और किस में आएगी? मूवेबल, इमूवेबल। मूवेबल में 24 महीने की कंडीशन लग जाएगी। फिर आपने ये पढ़ा कि 24 महीने, 36 महीने और आपका 1 साल का, तो ये आपने ध्यान से पढ़ा तो उससे पता लगा कि कितना कितना टैक्स लगा है। कुछ टैक्स रेट का आपने पढ़ा कि कितनी कितनी टैक्स लगती है, 20% आपने लगी। फिर आपने ये लगा 1 लाख से ज़्यादा है तो 10% देना, नहीं 1 लाख तक कोई नहीं देना। इस तरीके से आपने पढ़ा है टैक्स स्लैब रेट। फिर आपने पढ़ा कि कैपिटल गेन के जो लॉसेज है उसको कहाँ से पूरा किया जा सकता है, तो आपने पढ़ा कि भाई लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म से कर सकते हो, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से। कितने के लिए? 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फिर इसकी एग्जाम्पशन वाला 1 और 2 3 ये याद रखना है बस, 1 और 2 3 बस इतना याद रख लो। 54 की सेक्शन 54 सारी की सारी एग्जाम्पशन की, ये जो लिखा है ना 2-3 ही लिखवाई है एग्जाम्पशन, इसमें ना 50 तरीके की डिडक्शन है 54 की। अगर आपके पास टाइम लगे, मैं तो ये नहीं मानता कि आप पढ़ो, मैं तो ये आपको ये रिकमेंडेशन दूँ। क्यों? क्योंकि इतनी सारी है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल गया, आप बता दोगे। एक देखो ये क्या है कि क्वेश्चन बहुत ही रेयर है कि अगर आएगा, आज तक तो आया नहीं, ना आने की संभावना, क्योंकि उनको भी पता होती है सब बातें कि भाई बच्चों के पास ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो ये याद रखना कि जो बेसिक्स है ये वाला, जैसे 54 इतना याद रख लेना कि डिडक्शन का है बस। ठीक है, कैपिटल गेन आज हो गया, कल आपका अदर सोर्सेज देखेंगे। ठीक है भाई।